कल का सेशन हमने कल बैंक की क्रिएट की थी और हाउस बैंक क्रिएट किया था। दो चीज़ें हमने कर ली थी। हाउस बैंक और बैंक मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर हमने दो एक्टिविटीज़ कल परफॉर्म कर ली थी, जिसमें बैंक की बनाया था, जिसके अंदर एड्रेस मेंटेन होता है, बैंक का ब्रांच का एड्रेस मेंटेन होता है। और सेकेंडली हाउस बैंक बनाया था। हाउस बैंक के अंदर हम बैंक अकाउंट का जो नंबर होता है वो मेंटेन करते हैं, जीएल को हाउस बैंक के साथ लिंक करते हैं, अकाउंट आईडी मेंटेन करते हैं, और हाउस बैंक के अंदर ही बैंक की को भी असाइन करते हैं। तो ये हाउस बैंक एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा मास्टर डाटा है जिसमें बैंक की पूरी डिटेल वहाँ पे मेंटेन होती है। अब हम यहाँ पे कुछ इन्वाइसिंग करेंगे, वेंडर की इन्वाइसिंग पोस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ फिर हम चेक मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल, यानी कि चेक लॉट क्रिएट करने के बाद चेक इशू करेंगे, वेंडर्स को चेक इशू करेंगे वेंडर की पेमेंट्स के अगेंस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो FCH I का टी कोड यूज करते हुए हम एक चेक बुक यानी कि चेक लॉट क्रिएट करेंगे। FCHI कंपनी कोड PA के 1 है, और हाउस बैंक हमने बनाया था, उसको यहाँ से सर्च करेंगे। इसमें मीज़ान का एक हाउस बैंक आ रहा है, मीज़ान बैंक का, और उसके अंडर अकाउंट आईडी भी एक ही आ रहा है। उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज मोड में लेके आएंगे। ये चेंज मोड आ रहा है, इसको क्लिक किया। इसके बाद चेंज मोड के अंदर यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट को क्लिक करेंगे। ये एक स्क्रीन सामने आ गई। इसमें चेकबुक का सबसे पहले तो लॉट नंबर देंगे। लॉट नंबर मीन्स कि उसका जो सीक्वेंस नंबर है, उसका सीरियल नंबर है। तो चूंकि चेकबुक फर्स्ट चेकबुक है, तो 0001 या 001 या सिंपल 1 हम एंटर करेंगे। मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स का, 4 डिजिट्स का ये जो है इसमें स्पेस होती है। चेक नंबर सपोज चेक नंबर 1 से लेके 1000 तक मैं 1000 चेक इस चेकबुक के अंदर इशू कर रहा हूँ। इसमें दो ऑप्शंस होती हैं, एक तो नॉन सीक्वेंशियल का चेक लगा के, और एक नॉन सीक्वेंशियल का चेक के बगैर। नॉन सीक्वेंशियल का चेक अगर हम नहीं लगाते तो इट्स मीन के चेक जो है वो एक सीक्वेंस में असाइन होंगे। सपोज चेक नंबर 1 सबसे पहले इशू होगा, फिर चेक नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एक सीक्वेंस में चाहेंगे। हम किसी भी इस सीक्वेंस को ब्रेक करके हम किसी चेक को किसी बीच में किसी चेक को स्किप करके नेक्स्ट चेक इशू नहीं कर सकेंगे, सिस्टम बाउंड कर देगा हमें। लेकिन अगर ये नॉन सीक्वेंशियल का चेक हम लगा देते हैं तो फिर हम सीक्वेंस को ब्रेक करके, सीक्वेंस को फॉलो किए बगैर हम नंबर इशू कर सकेंगे चेक्स के। तो ये दोनों तरह की चेकबुक्स हम बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों बना के दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बगैर हम चेक बनाते हैं, लॉट। ये मीज़ान बैंक मैं नंबर 1 दे रहा हूँ। इसी के साथ दो चेकबुक्स भी बना सकते हैं, मल्टीपल चेकबुक्स बना बना सकते हैं एक टाइम में। चेकबुक नंबर 2 है, और इसका हम नंबर सपोज रख देते हैं 1001 से लेके 1999 तक, और इसमें ये सीक्वेंशियल का चेक लगा देते हैं। ठीक है। और इसका नाम हमने मीज़ान बैंक 1 रख दिया था, मीज़ान बैंक 2 रख दिया सपोज इसका, और इसको सेव कर दिया। ये एक ही बैंक की दो चेकबुक्स हमने बना ली एट अ टाइम, एक के अंदर नॉन सीक्वेंशियल का चेक नहीं लगाया, एक में चेक लगा दिया। अब FB60 से वेंडर की इनवॉइसेस पोस्ट करते हैं, दो इनवॉइसेस पोस्ट करते हैं, और फिर उनकी पेमेंट्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीज़ान बैंक का हमने जो अकाउंट बनाया था उसका हम देखेंगे। ये मीज़ान मीज़ान बैंक अकाउंट भी है, इसको भी हम थर्ड टैब में आके, ये रेलेवेंट टू कैश फ्लो का चेक लाजमी चेक करना होता है। अगर ये नहीं लगेगा तो चेक मैनेजमेंट के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेंडर इनवॉइस पोस्ट करने के लिए। मैं ये ले लेता हूँ वेंडर, और इसके बाद आज की डेट सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट सपोज 50,000 की अमाउंट। वेंडर इनवॉइस का टैक्स मेंटेन करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंस का या परचेज का कोई भी चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने रेंट एक्सपेंस ले लिए, स्टेरिक, एंटर। टैक्स की फील्ड मैंडेटरी है, और
ये हमारी एंट्री आ गई, इसको सिमुलेट करेंगे। अच्छा, ये येलो कलर में जब मैसेज आएगा तो आपका उसका सोल्यूशन मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया हुआ, सिर्फ एंटर का बटन प्रेस करना है जब तक वो रिमूव नहीं हो जाता है। ठीक है, एरर मैसेज होता है वो बेसिकली रेड कलर में होता है, ये एरर मैसेज नहीं होता। येलो कलर का मैसेज जो है वो एरर नहीं होता, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन मैसेज होता है, या वार्निंग मैसेज होता है, या इंटीमेशन मैसेज होता है। इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, जब तक वो रिमूव नहीं हो जाता आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, तो वो एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हमारी एंट्री आ गई इनवॉइस की, इसको सेव किया। एक इनवॉइस में और क्रिएट करो, अमाउंट थोड़ी चेंज कर लेते हैं, 60,000। यहाँ पे वही जीएल रेड का यूज करेंगे, बैक स्पेस करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिक से सिस्टम वही वाली अमाउंट ऊपर वाली यहाँ पे भी उठा के ले आएगा। अगर इधर 60,000 है, इधर एंटर कर देंगे, स्टैटिक एंटर करेंगे, तो सिस्टम यही अमाउंट उठा के इधर डेबिट साइड से क्रेडिट डेबिट साइड पे डाल देगा। और सिमुलेट करेंगे। अब देखिए ये येलो कलर का मैसेज आ गया, एंटर किया, सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, इसको सेव कर दिया। दो इनवॉइसेस मैंने क्रिएट कर दी। अब इन दोनों की पेमेंट करेंगे, वेंडर की पेमेंट करेंगे। इन उसका टी कोड है F-53। F-53 से हम वेंडर की पेमेंट करते हैं। अटेंडेंस सब लोग शेयर कर दीजिएगा, जिसकी अगर नहीं मिस अटेंडेंस शेयर नहीं हुई वो भी तरह शेयर कर दें। ओके, अब हम इसकी पेमेंट के लिए F-53 का टी टी कोड यूज करेंगे वेंडर की पेमेंट के लिए। आज की डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, जिस बैंक के थ्रू हम पेमेंट करेंगे। तो हम कौन सा बैंक सेलेक्ट करेंगे? जी, कौन बताएगा कौन सा बैंक सेलेक्ट करेंगे? सर मिज़ान बैंक करेंगे। मिजान बैंक करेंगे, तो क्या कोई और बैंक भी सिलेक्ट किया जा सकता है वेंडर को पेमेंट के लिए? जी जी देखिए, सर, किया जा सकता है अगर। जी जी बिल्कुल सही है। बैंक हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है चेक मैनेजमेंट। उसके अंदर हमने उसके लिए एक अलग से जीएल बनाया मीज़ान बैंक का। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसके लिए एक जीएल बनाया मीज़ान बैंक का, उसको हमने हाउस बैंक के अंदर असाइन किया। और उसी हाउस बैंक के अंदर हमने चेक मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म की। चेक बुक जो है वो मीज़ान के लिए बनाई, मीज़ान का जीएल उसके साथ लिंक्ड था। तो मीज़ान के थ्रू हम पेमेंट करेंगे तो ये चेक इशू हो सकेगा। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके दो अकाउंट बैंक्स में अकाउंट है, एक मीज़ान बैंक में है और एक सपोज आपका एमसीबी में है। तो आपने एमसीबी से कैश विदड्रॉ करवाना, तो मीज़ान बैंक का चेक तो वहाँ पे नहीं चलेगा ना। मीज़ान का चलेगा तो फिर आपका क्लियरिंग में जाएगा, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा, वो आपके अकाउंट में अमाउंट आएगी। लेकिन अगर आपने कैश विदड्रॉ करना है तो आप एमसीबी बैंक से कैश विदड्रॉ करना चाहते हैं तो मीज़ान बैंक का चेक कभी भी वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, आपको एमसीबी का ही चेक यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मीज़ान से कैश विड्रॉ करना है तो मीज़ान का चेक यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने जो चेक मैनेजमेंट की मॉड्यूल में चेक लॉट क्रिएट की है वो मीज़ान बैंक के लिए की है, मीन्स कि हमारे पास जो चेक बुक है वो मीज़ान की है, तो डेफिनेटली मीज़ान बैंक के थ्रू ही हम पेमेंट करेंगे। मीज़ान बैंक का जीएल सेलेक्ट किया, अमाउंट है 50,000, क्योंकि एक इनवॉइस मेरी 50,000 की थी। यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करेंगे जिस वेंडर की अकाउंट में हमने इनवॉइस पोस्ट की है। वो है नेक्सस टेक्नोलॉजीज। एंटर। ये देखिए तीन अमाउंट्स पड़ेंगी, तीनों ब्लू हैं, ब्लू मीन तीनों सेलेक्ट हुई हुई। समटाइम आप लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सिस्टम जो है वो हमें यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है, द डिफरेंस इज टू लार्ज फॉर क्लियरिंग। उसकी वजह क्या है कि हम 50,000 की पेमेंट करने जा रहे हैं, बट तीनों लाइन सेलेक्ट हैं जो कि ये वाली। इनको अनसेलेक्ट कैसे करेंगे? देखिए तीनों लाइन सेलेक्ट है, इसीलिए तो ये 121,700 की अमाउंट आ रही। इनको अनसेलेक्ट कैसे करना है? ये लेफ्ट साइड से थर्ड ऑप्शन आ रही सिलेक्ट ऑल, इसको क्लिक करें। फिर राइट साइड से थर्ड ऑप्शन आ रही डीएक्टिवेट आइटम्स, इसको क्लिक करें। तो यहाँ देखिए रिमूव जीरो हो गया, सारी अमाउंट्स अनसेलेक्ट होगी। ये सारी अमाउंट्स अनसेलेक्ट हैं। अब इसमें से हमें जिसकी पेमेंट करनी होगी उसको जस्ट डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप ये जीरो की जगह पे देखेंगे वो अमाउंट अपडेट हो जाएगी। मैं 50,000 की पेमेंट करने जा रहा हूँ, डबल क्लिक किया,
सिर्फ एक ही लाइन ब्लू हुई है, एक ही लाइन सेलेक्ट हुई है, और उसी की अमाउंट यहाँ पे अपडेट होगी। तो ये दोनों अमाउंट्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए। एंटर्ड अमाउंट और असाइंड अमाउंट ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पे नॉट असाइंड में और यहाँ पे कुछ भी नहीं आना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, और यहाँ पे जीरो होना चाहिए, देन आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा। इसको सिमुलेट करें, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके सिमुलेट। सिमुलेट मीन्स कि पोस्टिंग से पहले आप उसको फाइनली एक दफा व्यू करना चाहते हैं, उसको कहते हैं सिमुलेट। और ये एंट्री हमारे पास आ गई जिसमें वेंडर डेबिट हो रहा है और मिजान बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसको सेव कर दिया। अब ये जो डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हुआ, डॉक्यूमेंट का जो नंबर क्रिएट हुआ है 15008, ये डॉक्यूमेंट है जिसको हमने चेक इशू करना है। लेकिन एक पेमेंट और कर दें जो कि 60,000 की थी। अगेन मिजान बैंक का अकाउंट सेलेक्ट किया, अमाउंट 60,000, वेंडर पेमेंट का टेक्स्ट आएगा, यहाँ से वेंडर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और एंटर करेंगे। अब इसमें दो अमाउंट सारी एक ही पेमेंट हो चुकी है। अगेन हम यहाँ से थर्ड ऑप्शन, राइट साइड से थर्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे, इधर जीरो आ गया। अब हमें जिसकी पेमेंट करनी है उसको डबल क्लिक करना है, जस्ट 60,000 डबल क्लिक किया। अगेन डॉक्यूमेंट सिमुलेट, और ये अमाउंट हमारी इक्वल आ गई, इसको सेव कर दिया। सेकेंड डॉक्यूमेंट आ गए 15009। अब ये दो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गए, इनको हम नोट कर लेते हैं। डिस्प्ले मोड में लाके ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्प्ले हो जाएगा, यहीं से आप कॉपी कर लें, और डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे 115 का 8 है और 115 का 9, ठीक है। अभी हम इसको चेक असाइन करेंगे। FCH5 का टी कोड है चेक असाइन करने के लिए। तो सिस्टम ने पेमेंट डॉक्यूमेंट दिखाया हमें 15 का 8, इधर से चेक इशू करेंगे। अब हमारी जो चेक बुक नंबर 1 है, उसके अंदर उसकी सीक्वेंस है 0001 से स्टार्ट होगी, तो 0001 से मैं स्टार्ट करता हूँ। अमाउंट सामने आ गई। इसमें अगर आप डेट चेंज करना चाहें, फ्यूचर की कोई डेट, जैसे कि नॉर्मली चेक्स में हम पोस्ट डेटेड चेक देते हैं अपने वेंडर्स को। पोस्ट डेटेड चेक मीन्स कि आज अगर 8 फरवरी की डेट है, तो हम वेंडर को जो चेक इशू करेंगे वो फ्यूचर की कोई डेट होगी, 15 फरवरी हो सकती है, या 20 फरवरी हो सकती है, 28 फरवरी हो सकती है, या नेक्स्ट मंथ की हो सकती है। तो उसकी डेट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लाइक मैं 15 फरवरी की डेट कर देता हूँ, आज से एक वीक के बाद चेक वो क्लियर हो सकेगा, एक वीक के बाद चेक क्लियर हो सकेगा। सेव करना है। इसी तरह से दूसरा डॉक्यूमेंट है, उसको चेक नंबर 2 इशू करेंगे। अब यहाँ पे मैं सीक्वेंस को ब्रेक करके चेक नंबर 3 इशू करता हूँ, तो सिस्टम मुझे क्या मैसेज देगा? सिस्टम मुझे मैसेज दे रहा है कि चेक नंबर, इस स्लॉट के अंदर जो चेक नंबर नेक्स्ट अवेलेबल चेक है वो चेक नंबर 2 है, तो चेक आप इशू नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, FCH5 में वापस आए। मैंने दूसरी चेकबुक में से चेक इशू करने की कोशिश की, और उसकी मैंने पहले दो 0 1 और 2 तीन चेक को छोड़ के फोर्थ चेक मैंने इशू किया, सिस्टम ने मुझे अलाउ कर दिया। ठीक है, ये डिफरेंस जो मैं आपको दिखा रहा था FCHI में, ये देखिए दो चेक बॉक्स बनाई, एक ये वाली एक ये वाली। एक में ये नॉन सीक्वेंशियल का चेक नहीं लगा हुआ, एक में लगा हुआ। अब मैंने इसमें से सेकंड चेक बुक में से चेक नंबर 1001 को भी छोड़ दिया, 1002 को भी छोड़ दिया, 1003 का चेक मैंने इशू किया, तो सिस्टम ने अलाउ कर दिया। ये देखिए 1003 सिस्टम ने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये होता है नॉन सीक्वेंशियल का इफेक्ट। अगर आपने नॉन सीक्वेंशियल का चेक लगा दिया, फिर आप कोई भी चेक, चाहे चेक बुक में से लास्ट वाला चेक जाके असाइन कर दे, सिस्टम आपको अलाउ कर देगा। चलिए इसको भी सेव कर दें। दूसरी साइड से ये मुझे, मैंने ओपन किया हो तो उस वजह से सिस्टम मुझे मैसेज दे रहा है। ठीक है, अब सिस्टम ने सेव कर लिया। अब एक चेक रजिस्टर होता है, चेक रजिस्टर से आप जाके सारा डाटा चेक कर सकते हैं कि हमारे चेक बुक्स के अंदर कौन कौन से चेक किस किस वेंडर को इशू हो चुके हैं। FCHN, ये एक ही बात।
कंपनी कोड आपने एंटर किया है, और इसको ब्लैंक छोड़ के, सब चीज़ों को ब्लैंक छोड़ के एग्जीक्यूट करके सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये देखिए, दो चेक इशू हुए हैं, एक चेक नंबर 0001 और दूसरा है 1003। एक चेक बुक नंबर 1 से हुआ है, दूसरी चेक बुक नंबर 2 से हुआ है। एक 50,000 का, एक 60,000 का। ये तो हो गया चेक की असाइनमेंट। समटाइम हमें चेक की 60 से हमने इनवॉइस पोस्ट की, पेमेंट कर दी, और FCHI से हमने चेक लॉट क्रिएट की, FCH5 से चेक असाइन किया। फिर समटाइम हमें चेक की इंफॉर्मेशन को एडिट करना होता है, FCH6 से। लाइक मुझे FCH6, लाइक मैं चेक नंबर 0001 की इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाहता हूँ। एडिट में क्या करूँगा, मैं उसकी डेट चेंज कर दूंगा। मैं उसके दो चेक इशू कर सकता हूँ। 20,000 का एक चेक इशू कर दिया, देखिए मैं एक ही डॉक्यूमेंट के दो चेक इशू कर दूंगा। ठीक है। इसी तरह से इसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट नेक्स्ट चेक नंबर 2 इशू कर देंगे। ठीक है। आप इसका स्टेटस एक दफा देख लें रजिस्टर से। एक स्टेप बैक, एग्जीक्यूट। तो इसमें देखिए 20,000 का चेक इशू हो गया। डॉक्यूमेंट नंबर सेम है, चेक नंबर अमाउंट 20,000 है। FCH5 में वापस आते हैं। डॉक्यूमेंट में वही यूज कर रहा हूँ जो कि 50,000 का था, उसमें से 20,000 का चेक इशू हो चुका है, 30,000 की अमाउंट रहती है, उसको मैं चेक नंबर 2 इशू कर रहा हूँ। तो 30,000 ही सिस्टम ने दिखाई मुझे, 50 क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि 20,000 का चेक इशू हो चुका है। इसको भी आप सिर्फ इसकी डेट आप चेंज कर दें, 28 की डेट कर दें, और सेव कर दें। आप इसको रजिस्टर में देखें, एक स्टेप बैक, एग्जीक्यूट। तो अब देखें तीन चेक हैं, एक तो दूसरी चेकबुक में से, लेकिन फर्स्ट चेकबुक में से एक ही डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट दो चेक इशू हो गए, चेक नंबर 1 एंड 2। एक 20,000 का, सेकंड वाला 30,000 का। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट के हम मल्टीपल चेक भी इशू कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में। जैसे एक की डेट थी 15 फरवरी, दूसरे की डेट है 28 फरवरी। ओके। ये हो गया चेक को एडिट करना। समटाइम हमारा चेक जो है वो, चेक इन्फॉर्मेशन को हम डिलीट करना चाह रहे थे, जैसे अभी चेक नंबर 1003 मैंने साइन कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट का डिसीजन आ गया कि आपने चेक नंबर जो पहले दो छोड़ दिए उनमें से ही चेक असाइन किया जाए, इसको रिमूव कर दें। तो इसको हम कहते हैं चेक इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना। FCH से 1002 3, 3 नंबर चेक था। यस। आप एंटर करें, एग्जीक्यूट करें, चेक इन्फॉर्मेशन डिलीट करें। ये चेक की इन्फॉर्मेशन डिलीट होगी। डिलीट होने से क्या होगा कि चेक हमारा सेफ है, कहीं कैंसिल नहीं हुआ या कोई उसका कोई इशू नहीं है। वो चेक हमारा सेफ है, हम दोबारा यूज कर सकेंगे। इसी तरह से डॉक्यूमेंट भी हमारा सेफ है, हम उसको एक नया चेक इशू कर सकते हैं। वो यहाँ से थर्ड लाइन डिसअपियर होगी, 1003 वाली। अब उसको सही वाला चेक, यानी कि उस चेक बुक में से पहला वाला चेक इशू करें, FCH5। ये FCH5 का जो मैं टी कोड बार बार यूज कर रहा हूँ, इसका पर्पज ये है कि इसमें हम चेक असाइन करते हैं, इस टी कोड के थ्रू हम चेक असाइन करते हैं। पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर 9, चेक नंबर 1001, फर्स्ट चेक इशू करते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स आ गई, अमाउंट भी आ गई, डेट भी आ गई, सब चीज़ें आ गई। मैं यहाँ पे 20 फरवरी की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज चेंज करके। ठीक हो गया। अब इसका रजिस्टर में से स्टेटस देखते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब ये तीसरा चेक को जो हमने चेंज करके दोबारा इशू किया, असाइन हो गया। तो इस तरह से हम चेक्स की असाइनमेंट करते हैं, उसको जो है इंफॉर्मेशन डिलीट करके रीअसाइन भी कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा चेक मिसप्लेस हो गया, चेक गुम हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम चेक को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने का टी कोड होता है FCH। चेक कैंसिल करने का टी कोड होता है FCH 9, लेकिन उसमें चेक रिवर्स होगा, डॉक्यूमेंट हमारा सेफ रहेगा, डॉक्यूमेंट को हम दोबारा यूज कर सकेंगे। ठीक है। अब मैं आपको ये चेक नंबर 3 जो है 1001, ये मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ। FCH 9, चेक नंबर है 1001। और रीजन भी देंगे हम कि रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। उसमें कोई भी रीजन दे सकते हैं हम, ये मल्टीपल रीजन आ रही। मैं इसमें ये स्टोलन की रीजन दे देता हूँ कि मेरा स्टोलन, मेरा जो चेक है वो
कहीं मिसप्लेस हो गया था, चोरी हो गया था, गुम हो गया था, कुछ भी मैं उसकी रीज़न दे सकता हूँ। इसके बाद वॉइड पे क्लिक करेंगे, चेक मेरा कैंसिल हो गया, रिवर्स हो गया। स्टेटस कैसे पता चलेगा, इसमें आके अब आप इसका स्टेटस देखें तो यहाँ से अमाउंट डिसअपियर हो जाएगी, चेक इधर ही रहेगा। चेक इधर ही है, अमाउंट डिसअपियर होगी, और रीजन आगे साथ बता दी कि इस यूजर से ये चेक वाइड हुआ है और स्टोलन की रीजन की वजह से वाइड किया गया है। ठीक है, इट्स मीन कि ये 15 का 9 डॉक्यूमेंट हमारा सेफ है, इसको हम एक नया चेक इशू कर सकते हैं, लेकिन ये वाला चेक अब इशू नहीं होगा, ये अब कैंसिल हो गया है। FCH5 को दोबारा हमने चेक असाइन किया, और चेक नंबर सपोज हमने रख दिया 1002। नेक्स्ट चेक, इसको मैंने एज इट इज सेव कर दिया। रजिस्टर में आके एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करके चेक कर लें, तो अब ये 1001 1002 का चेक अगेन इशू हो गया 60,000 का, और ये हो गया हमारी चेक की असाइनमेंट वापस। समटाइम हमारा डॉक्यूमेंट भी रॉन्ग होता है, हमने पेमेंट प्रोसेस कर दी, चेक प्रिंट भी हो गया, लेकिन बाद में हमने जब उसको कंफर्मेशन उसकी आई कि डॉक्यूमेंट भी रॉन्ग है, मीन्स कि रॉन्ग भी हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है कि हमने वेंडर को पेमेंट नहीं करनी थी या कुछ टाइम की बात करनी थी, तो हमने उसको पेमेंट उसकी प्रोसेस कर ली, तो ऐसी सिचुएशन में हम पेमेंट डॉक्यूमेंट को भी रिवर्स करेंगे और चेक को भी रिवर्स करेंगे। तो उसके लिए टी कोड यूज करते हैं FCH8। यहाँ पे तो आएगा डॉक्यूमेंट का नंबर, चेक का नंबर 1002, 1002। और चेक रिवर्सल की रीजन भी दोबारा देंगे, वो इस दफा चेंज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय की रीजन दे देते हैं। और यहाँ पे पेमेंट डॉक्यूमेंट की रिवर्सल की भी रीजन देंगे, वो नॉर्मली हम 1 देते होते हैं। नॉर्मली 1 देने से इसका क्या इफेक्ट रहता है कि जिस डेट में डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है उसी डेट में उसका इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में बिठा लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टेस्ट में भी आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है, कि रिवर्सल रीजन 01 जो होती है, डॉक्यूमेंट की रिवर्सल रीजन 01, इसका क्या इफेक्ट आता है कि जो डॉक्यूमेंट जिस डेट में पोस्ट हुआ होता है उसी डेट में इसका इफेक्ट रिवर्स हो जाता है। अगर किसी और डेट में इफेक्ट लेके जाना हो तो उसके लिए स्टैंडर्ड की रीजन 02 होती है। मैं आपको यहाँ से रीजन दिखा देता हूँ, दो अलग अलग रीजन हैं। वैसे तो मल्टीपल लोगों ने बनाई, बट जो स्टैंडर्ड की दो हैं जो हम यूज करते हैं, वो एक 01 है और एक 02 है। 01 से जिस डेट में पोस्ट हुआ है डॉक्यूमेंट उसी डेट में रिवर्स हो जाएगा, और 02 से अगर उसके रिवर्सल का इफेक्ट हम किसी और डेट में लेके जाना चाहें तो फिर 02 सेलेक्ट करते हैं। एनीवे, इसको एंटर किया और कैंसिल पेमेंट पे क्लिक कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट भी रिवर्स हो गया और चेक भी रिवर्स हो गया। ठीक है, देखिए ये भी डिसअपियर हो गया, और डिस्ट्रॉय की रीजन आ गई, वॉइड हो गया, और ये डॉक्यूमेंट नंबर, ये चेक नंबर आ गया। और अगर आपने कभी ये देखना हो कि कोई डॉक्यूमेंट रिवर्स है ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट, हो कैसे देखेंगे। ये 15 का ए डॉक्यूमेंट है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, पेमेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गया। यहाँ पे कहीं रिवर्सल का बटन, रिवर्सल का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, 15 का 8। अब मैं इससे आगे वाला ओपन करता हूँ जो कि 15 का 9 है, ये वाला। इसमें भी पेमेंट डॉक्यूमेंट पे आए, तो इसमें यहाँ पे रिवर्सल का ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है। इट्स मीन कि जो डॉक्यूमेंट रिवर्स हुआ होता है उसमें यहाँ पे रिवर्सल का एक ऑप्शन अपडेट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम अभी करेंगे, एसेट अकाउंटिंग का स्टार्ट करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक था जो हमने कल का हमारा पेंडिंग था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन जो अभी हमारा टॉपिक है वो है एसेट अकाउंटिंग। एसेट अकाउंटिंग का मीन्स के फिक्स एसेट्स को एसएपी स्टैंडर्ड में, एसएपी सिस्टम में किस तरह से ट्रीट करते हैं, उसकी किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है और किस तरह से हम उसको सारी उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो हम अभी देखेंगे। इसको कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, और फिर आप लोगों के पास पूरे वीक का टाइम होगा, आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। कोई इशू आएगा तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। इसके लिए आपने आना है SPRO पे, SPRO। ये नोट कर लें अपने पास, नोटपैड के ऊपर या किसी जगह पे नोट कर लें जहां भी आप अपना चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, कि SPRO का टी कोड जो है ये कॉन्फ़िगरेशन का टी कोड है। इसको कंसल्टेंट्स यूज़ करते हैं SAP के सिस्टम पे। जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो SPRO के थ्रू होती है।
आप जैसे हमने मल्टीपल टी कोड्स यूज किए, वो टी कोड्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हम एस पी आर ओ के थ्रू, एस ए पी रेफरेंस आई एम जी को क्लिक करके, ये इन्वायरमेंट जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये एस ए पी कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन है, इसको कंसल्टेंट्स यूज करते हैं। इसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू के मॉड्यूल में आना है और एसेट अकाउंटिंग पे क्लिक करना है। ये हमारा एसेट का मॉड्यूल आ गया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें है कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। मींस कि हम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जो सिस्टम के अंदर प्री डिफाइंड है, हम उनको कॉपी, उनमें से किसी को कॉपी करके अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइन करेंगे। तो मैं कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पे क्लिक करता हूँ। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डबल क्लिक किया। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन कहीं नहीं है, ठीक है, कॉपी का फंक्शन है ये सेकंड वाला, इसको क्लिक करेंगे। तो अब ये दो दो फील्ड्स आ गई, फ्रॉम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। फ्रॉम में तो हम वो लगाएंगे जहां से हमें डाटा कॉपी करना है, ठीक है। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल है यहाँ पे, ये टी एस टी सी मैंने दे दी है। ये मैंने डिफाइन किया हुआ था पहले उससे कंपनी कोड के लिए। और यहाँ पे हमारा कंपनी कोड आ जाएगा पी ए के बाद, और इस पे क्लिक करेंगे। यस, और इसको क्लिक करेंगे तो ये डाटा सेव हो जाएगा। अब मैसेज आ गया कि इस कंपनी चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का डाटा पी ए के वन पे कॉपी हो गया। यहाँ से एक स्टेप बैक, नेक्स्ट फील्ड में है स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन फॉर चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। चूंकि हमने किसी एग्जिस्टिंग को कॉपी किया है तो एग्जिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन भी कॉपी होके हमारे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ आ चुकी है। हमें उसको एडिट करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके पी ए के वन को फाइंड कर, हमारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन तो ये बन चुका है, बट उसके साथ डिस्क्रिप्शन एग्जिस्टिंग वाली आ रही, उसको भी आप चेंज करें। ये पी ए के वन करके सेव कर दिया। अब यहाँ से एक स्टेप बैक और इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट में आपने ये इंटीग्रेशन विद जनरलाइजर में आना है। यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है कि हमने जो जीएल्स हैं हमारे इनपुट टैक्स के, ये असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर फॉर नॉन टैक्सेबल एक्विजिशन, एक्विजिशन भी जो हम एसेट को एक्वायर करके परचेज करते हैं उसकी वैल्यू को पोस्ट करना। तो उसके लिए इनपुट टैक्स जीरो होता है, कि यहाँ पे ना स्टैंडर्ड में पड़ा होता है जीरो इनपुट टैक्स कोड, और वी जीरो उसको हम कहते हैं, और ए जीरो होता है आउटपुट टैक्स कोड विद जीरो परसेंटेज। उसको हमने अपनी कंपनी कोड के साथ लिंक करना है। तो असाइनमेंट के अंदर आते हैं, पोजीशन पे क्लिक करके पी ए के वन, ये हमारा कंपनी कोड है, ये आगे। इसके सामने ये इनपुट टैक्स की फील्ड है और ये आउटपुट की है। इनपुट के अंदर आपने वी जीरो साइन करना है, आउटपुट के अंदर आपने ए जीरो साइन करना है। और जब आप सेव करेंगे तो एक येलो मैसेज आएगा कि तो कोड ए जीरो नॉट डिफाइंड, एंटर का बटन प्रेस करना है तो सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से बैक आ गए। अब इसको इंटीग्रेशन विद जनरलाइजर को क्लोज कर दें, उसी जगह पे वापस आ जाए जहाँ पे हमने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बनाया था। उससे बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप है असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड। इसको क्लिक करेंगे और फर्स्ट कॉलम है सी ओ सी डी स्टैंड फॉर कंपनी कोड। तो मैं अपने कंपनी कोड को फाइंड करूंगा, पी ए के वन। अब ये हमारा फर्स्ट लाइन में हमारा कंपनी कोड आ गया। इसके सामने जो हमारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका कोड भी हमने पी ए के वन रखा है। चूंकि हमारा कंपनी कोड जो है इसी कोड की बेस पे हम बाकी कोड बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का जो कोड है वो भी हमने पी ए, इसी वजह से पी ए के वन रखा है, ताकि दोनों आपस में मैच्ड हो। ये सेव कर दिए। इसके बाद हम असाइनमेंट में हमने इसको साइन कर दिया चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कंपनी कोड के साथ। इसके बाद हमें ये नेक्स्ट टॉपिक है एसेट क्लासेस। एसेट अकाउंटिंग के अंदर फिक्स एसेट्स के अंदर जब भी कोई हम वर्किंग करते हैं तो एसेट्स सारे हमारे क्रिएट होते हैं और उनके अंदर वैल्यूज पोस्ट होती हैं। तो जो भी एसेट क्रिएट होता है उसका ताल्लुक किसी ना किसी एसेट क्लास से होता है। लाइक व्हीकल का एसेट हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एक एसेट क्लास कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे और उसके अंदर फिर एसेट्स क्रिएट करेंगे और उनकी ट्रांजैक्शंस पोस्ट करेंगे और उनको यूजर साइड से जो एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म करेंगे। एसेट क्लास के लिए तीन चीजें हम डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी?
ये मैंने अभी चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बना के उसको इनपुट इनपुट टैक्स, जो इनपुट आउटपुट टैक्स कोड भी असाइन कर दिए और उसको कंपनी कोड के साथ लिंक कर दिए। ये जो ये फोर्थ स्टेप है, ये चार्ट ऑफ, ये है एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन। एसेट क्लास के अंदर अकाउंट डिटर्मिनेशन पहले बनेगा, फिर स्क्रीन लेआउट रूल बनेगा, फिर नंबर रेंज इंटरवल बनेगा, और फाइनली एसेट क्लास कॉन्फ़िगर होगी। अब अकाउंट डिटर्मिनेशन से क्या मुराद होती है कि जीएल्स की असाइनमेंट, एसेट अकाउंटिंग के साथ जीएल की असाइनमेंट, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से द इंटीग्रेशन ऑफ जनरल लेजर अकाउंटिंग विद द एसेट अकाउंटिंग, वो अकाउंट डिटर्मिनेशन के थ्रू होती है। स्क्रीन लेआउट में क्या होता है, एसेट्स के मास्टर डाटा की स्क्रीन का स्टेटस कंट्रोल होता है कि कौन सी फील्ड को हमने मैंडेटरी करना है, कौन सी फील्ड को हमने ऑप्शनल करना है, कौन सी को हम सप्रेस करेंगे। तो ये फील्ड्स फील्ड स्क्रीन लेआउट रूल के थ्रू कंट्रोल होती हैं। नंबर 3, नंबर रेंज इंटरवल। हर एसेट क्लास की एक नंबर रेंज होगी, यूनिक नंबर रेंज होगी, जो कि उस एसेट क्लास को असाइन की जाएगी, और उसी नंबर रेंज में से एसेट्स का मास्टर डाटा यानी कि एसेट्स क्रिएट होंगे। जब ये तीन चीजें हो जाएंगी तो फिर फाइनली हम एसेट क्लास कॉन्फ़िगर करेंगे, और उस एसेट क्लास के अंदर ये तीनों स्टेप्स को असाइन करेंगे। ये यहाँ पे बिल्कुल सामने ये सारे स्टेप्स पड़े हुए हैं। स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन, एसेट क्लास के अंडर स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन पे क्लिक किया, न्यू एंट्री पे आएंगे। अब चूंकि मेरी कंपनी कोड है PAK1, तो PKVH, VH फॉर व्हीकल, मैं PKVH का कोड बना रहा हूँ। ओके, और इसको सेव कर दिया है। ये अभी तो अकाउंट डिटर्मिनेशन को कोड करना है, बट आगे जाके इसको हम GLB असाइन करेंगे। एक स्टेप बैक, नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्रीन लेआउट का कोड बनाएंगे, इसको भी क्लिक किया। इसके अंदर भी देखें क्रिएट का ऑप्शन नहीं है, हम कॉपी करेंगे किसी एग्जिस्टिंग को। ये एक व्हीकल की आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, मल्टीपल यहाँ पे आ रही है। ये मैंने TSVH को क्लिक किया और यहाँ से कॉपी किया, ये कॉपी का फंक्शन है। अब है PKVH व्हीकल फॉर PAK1, एंटर और सेव। थर्ड इस बाहर आएंगे, और अब इसके बाद थर्ड स्टेप में हम नंबर रेंज का कोड डिफाइन करेंगे। डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल, PAK1 का कंपनी कोड इंटरवल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे 01 का कोड एंटर करेंगे, 0100 से लेके 019 तक, मीन्स के एसेट्स की एक अलग नंबर रेंज डिफाइन होती है। ये अब एसेट जो बनेंगे, उनका जो एसेट का जो नंबर क्रिएट होगा वो इस रेंज में से होगा, 100 समथिंग। और फाइनली एसेट क्लास कॉन्फ़िगर करेंगे, एसेट क्लास की क्रिएशन करेंगे, और न्यू एंट्री पे आएंगे। अब चूंकि हमने एसेट काउंट डिटर्मिनेशन और स्क्रीन लेआउट का जो कोड रखा था वो PKVH रखा, तो इसका भी हम PKVH ही रखेंगे। अकाउंट डिटर्मिनेशन का कोड हमने क्या रखा था, PKVH। स्क्रीन लेआउट का कोड PKVH, ये भी ये सेम यही रखा था। ये सिस्टम दिखाएगा भी, ये आगे। और नंबर रेंज इंटरवल के अंदर जाएंगे यहाँ पे क्लिक करके, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंपनी कोड्स हैं, हमें अपने कंपनी कोड का कोड असाइन करना है। कंट्रोल F करके PAK1 को क्लिक करें, एंटर किया, तो ये PAK1 आ गया। और इसके अंदर ये देखें 01 का कोड। ठीक है, हमने अभी तक एक ही कोड बनाया 01 का, तो इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब ये एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। जब एसेट क्लास क्रिएट होती है, एसेट क्लास जब कॉन्फ़िगरेशन उसकी हम करते हैं, तो एसेट क्लास इनिशियली इनएक्टिव मोड में होती है। इनएक्टिव मोड में मींस कि हम उसको इनिशियली यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि उसको एक्टिवेट नहीं कर लेते। एक्टिवेट होने के बाद फिर एसेट क्लास को हम यूज़ कर सकेंगे, उस एसेट क्लास के अंदर से एसेट्स क्रिएट होंगे।
तो उसके लिए अब एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वो तो कंप्लीट होगी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी एक्टिवेशन के लिए टी कोड यूज करेंगे, OAYZ। OAYZ। इसमें अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे अकाउंट डिटेल, सॉरी, यहाँ पे हमने एसेट क्लास की एक्टिवेशन करनी है। अब हमारी एसेट क्लास कौन सी थी, यहाँ पे क्लिक करेंगे पोजीशन पे, PKVH, उसको टाइप करके क्लिक किया तो ये हमारी एसेट क्लास आ गई। इसको सिलेक्ट करके आपने डेप्रिसिएशन एरिया पे आना है। और इसमें ये स्क्रीन लेआउट का कोड आ रहा है आपके सामने, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन लेआउट एक कोड होता है स्टैंडर्ड का, 100 या 200। आप 100 सेलेक्ट कर लें और इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आपने एक स्टेप बैक आना है और यहाँ पे एक चेक लगा होगा डीएक्टिवेट का, ये वाला डीएक्टिवेट, इट्स मीन कि हमारी एसेट क्लास जो है वो डीएक्टिवेट है, इसका चेक लगा हुआ। इसको आपने यहाँ से अनचेक करके सेव कर देना। और अब यहाँ देखें स्क्रीन, वही स्क्रीन वापस आ गई। और डेप्रिसिएशन की एक फील्ड यहाँ पे आ रही जो कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मीन्स कि जो कंपलसरी है वो हमें वहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन की लाजमी असाइन करनी है। तो मैं सर्च के ऊपर जाता हूँ, सर्चिंग करता हूँ, DG20 की है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सपोज, और इसको सेव करेंगे। ये एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन भी होगी और उसकी एक्टिवेशन भी होगी। अब इस एसेट क्लास को हम यूज कर सकेंगे, बट अभी हम बनाएंगे जीएल्स। जीएल्स की क्रिएशन करेंगे। FS00 का टी कोड यूज करेंगे। जीएल की क्रिएशन के लिए FS00 का टी कोड यूज करेंगे। हमने एक्टिवेशन कर ली एसेट क्लास की। अब हम जीएल्स की क्रिएशन करेंगे FS00 में। और यहाँ पे फिक्स एसेट का ग्रुप नहीं आ रहा। हमने जब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की थी तो बिल्कुल स्टार्टिंग पे हमने अकाउंट ग्रुप डिफाइन किया था। यहाँ पे अकाउंट ग्रुप डिफाइन किए थे OBD4 की टी कोड में। इसमें हमने फिक्स एसेट का भी बनाया था ग्रुप, करंट एसेट का भी बनाया था, लाइबिलिटीज का भी, एक्सपेंसेस का भी। तो जो फिक्स एसेट का बनाया था उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अभी। एक नया सेशन ओपन करके OBD4 के टी कोड में जाएंगे और यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके अकाउंट ग्रुप अपना फाइंड, चार्ट ऑफ अकाउंट फाइंड करेंगे जो कि PAK1 है। और ये देखें, ये भी PAK1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रुप है हमारे। इसमें फिक्स एसेट ये वाला, इसकी 2 की रेंज है। इट्स मीन के 2 की रेंज में हमारे फिक्स एसेट्स के अकाउंट बनेंगे जो कि वैल्यू एक्विजिशन वैल्यू वगैरह के लिए पोस्ट करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, 200 0 0 0, यहाँ पे कंपनी कोड आ रहा है और इसको क्लिक किया। अब यहाँ से हम अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो कि फिक्स एसेट्स का होगा। और उसके बाद बाकी बैलेंस शीट का ये पार्ट होगा। जो हमारा करंट फिक्स एसेट्स होता है ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका नेम मेंटेन करेंगे, APC व्हीकल। APC व्हीकल से क्या मुराद है? APC स्टैंड फॉर एक्विजिशन प्रोडक्शन कॉस्ट। कि एसेट्स की जो वैल्यू होगी जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो एसेट की जो वैल्यू होती है वो जिस GL में पोस्ट होती है बाय डिफॉल्ट, वो GL APC, APC अकाउंट कहलाता है। APC स्टैंड फॉर एक्विजिशन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके बाद कंट्रोल डाटा में आएंगे। लाइन आइटम का चेक लगेगा, यहाँ पे सॉर्ट की लगेगी पोस्टिंग डेट की, ये सिलेक्ट किया हमने। और इसके बाद थर्ड टैब में आएंगे, यहाँ से फील्ड स्टेटस ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ये मैं एसेट अकाउंट वाला G007 ले लेता हूँ और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे फिक्स एसेट का ग्रुप आ जाएगा एक, और उसके अंडर ये GL आ जाएगा। ठीक है, फिक्स एसेट और उसके अंडर ये GL आ गया। तो ये GL हमारा क्रिएट होगी। इसी के साथ एक और अकाउंट बनाएंगे, कॉपी फंक्शन यूज करें, 200 0 0 1 आ गया।
और यहाँ पे अब इसकी नए जीएल की डिस्क्रिप्शन हम मेंटेन करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। अच्छा, इसमें एपीसी के अकाउंट में और इसमें भी एक चेक लगाएंगे हम, ये वाला एसेट का। यहाँ से हम एसेट का चेक लगाएंगे और बाकी सारी चीजें वही होंगी। इसको सेव कर दिया। लेकिन व्हीकल के एपीसी व्हीकल के जीएल में हम ये वाला चेक नहीं लगा सके, ये भी हम लगाएंगे। एपीसी व्हीकल में वापस आए और यहाँ से चेंज मोड में लेके आए। अब यहाँ से इसको चेंज करें, इसको एसेट का चेक लगेगा। ठीक है, एक एपीसी जो व्हीकल का अकाउंट है उसको भी लगेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले जीएल को भी लगेगा। दोनों जीएल को एसेट का चेक लगेगा क्योंकि ये एज ए एसेट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट यूज होंगे। इसके बाद एक्सपेंस के फोल्डर को ओपन करें। एक्सपेंस के फोल्डर में यहाँ पे हम एक ग्रुप के अंदर एक जीएल बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस व्हीकल। नेक्स्ट नंबर है 4400004। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस व्हीकल, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जीएल होगा। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। अब इसी के अंदर एक जीएल बनेगा, लॉस ऑन एसेट सेल। समटाइम हम एसेट को सेल करते हैं तो उसमें हमें लॉस हो जाता है, तो लॉस जो है वो लॉस के जीएल में हिट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट जीएल 400005। लॉस ऑन एसेट सेल, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का जीएल है। कंट्रोल डेटा में जाएंगे, बाकी सब चीज़ें ठीक है। इसको भी सेव कर दिए। इसी तरह से सेल्स एंड रेवेन्यू के अंदर एक जीएल बनेगा, जो कि एक तो बनेगा गेन ऑन एसेट सेल, पहले वो बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जीएल है, सेल्स के ग्रुप में, रेवेन्यू के ग्रुप में क्रिएट हो रहा है, इसको भी सेव कर दिए। और इसी के साथ एक रेवेन्यू क्लियरिंग अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर 500003। एसेट क्लियरिंग अकाउंट। और इसके लिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और बाकी चीज़ें वही आएंगी, इसको भी सेव कर दिए। ये हमारे जीएल्स बन गए, और लॉस का भी बन गया, गेन का भी बन गया, एसेट क्लियरिंग सब हो गए। अब इन जीएल्स की असाइनमेंट करेंगे अकाउंट डिटर्मिनेशन के साथ। मैंने अकाउंट डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था कि अकाउंट डिटर्मिनेशन के थ्रू हम जनरल लेजर अकाउंटिंग को फिक्स एसेट्स के साथ या एसेट अकाउंटिंग के साथ लिंक करते हैं। अब हमने जीएलपी बना दिए, एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन और एसेट अकाउंटिंग की कॉन्फ़िग जो बेसिक सेटिंग है वो भी हमने कर दी। अब इन दोनों एरियाज को आपस में लिंक करेंगे, मीन्स के जीएल्स को हम असाइन करेंगे एसेट क्लास के साथ अकाउंट डिटर्मिनेशन के थ्रू। तो टी कोड हम यूज करेंगे AO90। अब इसमें ये चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये अकाउंट डिटर्मिनेशन का ऑप्शन आ रहा है। हमने अकाउंट डिटर्मिनेशन एसेट क्लासेस की कॉन्फ़िगरेशन के टाइम डिफाइन किया था। सबसे पहला स्टेप हमारा अकाउंट डिटर्मिनेशन था। क्या मुझे बता सकते हैं अकाउंट डिटर्मिनेशन का कोड हमने क्या बनाया था? ठीक है, अब ये हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और अकाउंट डिटर्मिनेशन का कोड क्या बनाया था हमने? PAK1 बनाया था, सॉरी PKVH बनाया था, PKVH। डबल क्लिक किया, और यहाँ पे आप फाइंड करेंगे PKVH को, एंटर। और ये PKVH आ गई। व्हीकल के लिए हमने बनाई थी क्लास। इसको सिलेक्ट करेंगे और अकाउंट बैलेंस शीट आइटम पे आएंगे। अब इसमें देखें कुछ फील्ड्स आ रही हैं। सबसे पहला है बैलेंस शीट एपीसी अकाउंट। इधर तो एपीसी का जीएल असाइन करेंगे। ये जीएल असाइनमेंट की स्क्रीन आ गई है।
एपीसी, बाई नेम भी अकाउंट को फाइंड कर सकते हैं आप। ये एपीसी व्हीकल आ गया। इसके बाद लॉस ऑन एसेट सेल, यहाँ पे लॉस का जीएल आएगा। लॉस ऑन एसेट सेल आ गया। इसी तरह से गेन और एसेट सेल इधर आएंगे। और गेन का जीएल हमने बनाया था, गेन और एसेट सेल। इसी तरह से लॉस का जो जीएल है वो इधर भी असाइन होगा, और यहाँ पे भी एक लॉस का जीएल, क्लियरिंग रेवेन्यू, एसेट क्लियरिंग अकाउंट इधर असाइन होगा। एसेट क्लियरिंग अकाउंट, ये जीएल्स की असाइनमेंट के बाद यहाँ से सेव करेंगे और इधर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे एक और टैब आ रहा है डेप्रिसिएशन का, इसको भी डबल क्लिक करेंगे। इसके अंदर भी कुछ फील्ड्स आ जाएंगी। सबसे पहली फील्ड है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। सबसे फर्स्ट पे आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल, इसको सिलेक्ट किया। और बिल्कुल साथ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसको भी साथ ही सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट ये आ गया, और इसको भी सेव कर दें। जीएस की असाइनमेंट भी हो गई। अब यहाँ से बैक आ जाते हैं। ठीक है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन बेसिक सेटिंग सब चीज़ें हो चुकी हैं। एक्टिवेशन भी होगी एसेट क्लास की, और उसके बाद जीएल की क्रिएशन, जीएल की असाइनमेंट होगी। अब हम क्रिएट करेंगे एसेट का मास्टर डाटा, ES01 से। एसेट क्लास हम यहाँ से फाइंड करेंगे, हमने जो बनाई थी PKVH। ये PKVH आ रही सेंटर वाली, इसको क्लिक किए, एंटर। व्हीकल के नंबर से हम इसको बना देते हैं यार, एसेट, एसेट 1 और व्हीकल। एक यहाँ से कैपिटलाइज डाउन, यानी कि जिस डेट में हम इसको कैपिटलाइज करें, परचेज करें। तो मैं 1 जुलाई की डेट ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने जुलाई से मेरा फिजिकल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पूरे ईयर के लिए इसकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग को प्लान करना चाहता हूँ। डेप्रिसिएशन एरिया में आते हैं, एंटर का बटन प्रेस करेंगे। डेप्रिसिएशन की तो पहले से असाइंड है, जो हमने असाइन की हुई थी। और स्टार्ट डेट इसकी 1 जुलाई, सेव करेंगे। अब ये टाइम डिपेंडेंट के टैब में एक बिजनेस एरिया की फील्ड है, वो मैंडेटरी है, वो आप कोई भी सिलेक्ट करनी बिजनेस एरिया, और इसको आप सेव करें। इसी तरह से एक एसेट और बनाएंगे, एसेट 2, कैपिटलाइज, इसकी डेट रखेंगे 1 अगस्त। 1 अगस्त की डेट इसको एंटर करेंगे, और टाइम डिपेंडेंट में यहाँ पे बिजनेस एरिया मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया। 1 ऑफ अगस्त 2025।
ठीक है जी, इस तरह से अब थर्ड एक एसेट और बनाएंगे। दोबारा इस पर क्लिक किया, एसेट थ्री, 1 ऑफ अक्टूबर की डेट रख लेते हैं, 1 ऑफ या सितंबर की डेट रख लेते हैं, 1 सितंबर 2025। बिजनेस एरिया मिलिट्री फील्ड है, इसको सिलेक्ट करेंगे। लाइफ इसकी 10 ईयर्स, और सेव किया है। ये तीन एसेट्स क्रिएट होंगे, अब तीनों में हम वैल्यूज पोस्ट करेंगे वन बाय वन। F-90 का टी कोड यूज करेंगे एसेट की वैल्यू पोस्ट करने के लिए। फर्स्ट एसेट हमारा 1 जुलाई में परचेज किया था, उसकी वैल्यू 1 जुलाई में एंटर करेंगे। 70 की पोस्टिंग की से एसेट डेबिट होता है। पोस्टिंग की इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, बट मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। एसएपी स्टैंडर्ड के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। 40, 50, 21, 31, 01, 11, 70, 75, ये स्टैंडर्ड की पोस्टिंग कीज है। 40 से क्या होता है, जीएल डेबिट। और 50 से जीएल क्रेडिट। वेंडर डेबिट के लिए 21 की पोस्टिंग की, वेंडर क्रेडिट के लिए 31, कस्टमर डेबिट के लिए 01, 01, और कस्टमर क्रेडिट के लिए 11, एसेट डेबिट के लिए, और एसेट क्रेडिट के लिए 75। ठीक है, ये स्टैंडर्ड की पोस्टिंग की। अभी हम एसेट को डेबिट करें तो 70 की पोस्टिंग की सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने 70 सिलेक्ट किया। और यहाँ पे मैं सर्चिंग पे आता हूँ तो एसेट की लिस्ट ओपन हो गई। अब यहाँ पे हमारे एसेट्स जो है वो, ये सबसे पहला एसेट है ये वाला, इसको क्लिक किया 1 जुलाई वाले। ट्रांजेक्शन टाइप 100। ये ट्रांजेक्शन टी टाइप जो है, ये ट्रांजेक्शन टाइप होती है। 100 किस चीज के लिए होती है, एक्सटर्नल एसेट एक्विजिशन के लिए। हमने एक्सटर्नली एसेट को परचेज किया, ये वाली। एंटर। पीरियड, ये चूंकि हम पूरे फिजिकल ईयर के अंदर इसकी टेस्टिंग करें तो मैं पीरियड को ओपन कर लेता हूँ। इधर एंटर किए वापस, 1 लाख की अमाउंट हमने कर दी इधर। एसेट परचेज, और 21 से 31 से हम वेंडर को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वेंडर इनवॉइस के थ्रू भी हम क्रिएट कर पोस्ट कर सकते हैं एसेट की वैल्यू। और डायरेक्टली कैश के थ्रू भी कर सकते हैं कि हमने एसेट कैश में परचेज किया या वेंडर के थ्रू परचेज किया। यहाँ से वेंडर सिलेक्ट करेंगे। ये वेंडर आ गया। एंटर। स्टैटिक टेक्स्ट, और अगेन एंटर। और डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट करेंगे। ये एंट्री आ रही है जिसमें ये एसेट डेबिट हो रहा है और वेंडर क्रेडिट हो रहा है। लेकिन ये देखें, ये जो 200000 का जीएल है, ये इसमें तो हमने एंट्री पोस्ट नहीं की अभी। हमने तो एसेट में पोस्ट की है, तो लेकिन एसेट की बैकएंड पे ये जीएल लगा हुआ है। ये जीएल कौन सा है, 200000। जब हमने FS00 में जीएल बनाए थे, सबसे पहला एपीसी का जीएल बनाया था, ये वो वाला जीएल है। फिक्स एसेट में आए, और ये देखिए सबसे पहला वाला जो जीएल है 200000 एपीसी का है। मैंने आपको बताया था कि जो जीएल हम बना रहे हैं इनको हम असाइन करेंगे और इन्हीं के अंदर ऑटोमेटिक एंट्री पोस्ट होगी। तो अब इसी जीएल में देखें, ये ऑटोमेटिकली एंट्री जा रही है, और इसको सेव कर लें। सिमिलर नेक्स्ट एसेट हमने 1 अगस्त में परचेज किया है। F-90 का टीकोड दोबारा लगाएं। नेक्स्ट एसेट हमने 1 अगस्त में परचेज किया। और अगेन 70 की पोस्टिंग की।
ये एसेट नंबर 2 लेंगे हम। एसेट नंबर 2, ट्रांजेक्शन टाइप 100, एंटर। इस एसेट की वैल्यू हम 50,000 पोस्ट कर देते हैं सपोज। भी हम कैश में परचेज कर लेते हैं, कैश में भी कर सकते हैं। चलिए, कैश का अकाउंट नहीं। ठीक है, हम वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एंट्री आ गई। इसमें अगेन एसेट डेबिट हो रहा है और वेंडर क्रेडिट हो रहा है। थर्ड एंट्री लेंगे 1 सितंबर 2026, सॉरी 2025। 70 से नेक्स्ट एसेट को डेबिट करेंगे। एसेट नंबर 3, ट्रांजेक्शन टाइप 100, 20,000 की अमाउंट ले लें। और ये वेंडर क्रेडिट कर दिया। यहाँ से सिमुलेट करेंगे। तो अगेन देखें, ये एसेट डेबिट हो रहा है 20,000 की अमाउंट से, और वेंडर क्रेडिट हो रहा है, तो वेंडर इनवॉइस पोस्ट हो रही है। इसको भी सेव करें। अब एक एसेट रजिस्टर का एक टी कोड होता है AR01। और ये देखिए तीनों एसेट, एसेट 1 2 3 तीनों, और उनकी वैल्यूज और उनकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप किसी भी डबल क्लिक करें तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 जुलाई को हमने 100,000 की वैल्यू पोस्ट की, और सिस्टम ने उसको डेप्रिसिएशन उसकी पूरी ईयर के लिए प्लान कर दी। इसके ऊपर बेसिकली 10% की डेप्रिसिएशन की है लगी हुई। और उसके मुताबिक ये वैल्यू कैसे आई वो मैं आपको बताता हूँ। 1 लाख की वैल्यू थी, उसके ऊपर 10%। तो ये मल्टीप्लाई 10%, तो ये टोटल अमाउंट बन रही है 10,000 पूरे साल के लिए। इसको अगर आप डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो पर मंथ डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये आ रही 833 या 834 समथिंग, या 833 समथिंग। तो इसकी वैल्यू देखें, क्या यही सिस्टम ने कैलकुलेट की? और ये देखें 833 पर मंथ डेप्रिसिएशन आ रही है। इसी तरह से जो नेक्स्ट एसेट है, और ये पूरे फर्स्ट पीरियड से लेके 12 पीरियड तक, पूरे 12 पीरियड के लिए सिस्टम ने प्लान कर दिया। नेक्स्ट एसेट को डबल क्लिक करें, और इसमें ये 1 अगस्त में हमने 50,000 की वैल्यू पोस्ट की। और सिस्टम ने इसकी डेप्रिसिएशन देखें सेकंड पीरियड से प्लान की, क्योंकि हमने इसको अगस्त में परचेज किया। तो जिस मंथ में परचेज करते हैं उसके उससे ऑनवर्ड सिस्टम उसकी कैलकुलेट करेगा, यानी जिस मंथ में हमने परचेज किया उससे स्टार्ट करेगा डेप्रिसिएशन, और उससे ऑनवर्ड लेके चलेगा, उससे पिछले मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेगा सिस्टम। थर्ड एसेट पे क्लिक किया, और इसमें 1 सितंबर को हमने 20,000 की वैल्यू पोस्ट की थी। पोस्टेड वैल्यूज में जाते हैं, तो ये थर्ड पीरियड से देखें, सितंबर से उसने डेप्रिसिएशन को प्लान किया। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन, ये जो मैंने अभी आपके सामने टी कोड ओपन किया AR01 का, अगर एक और टी कोड है AW01N, उसके थ्रू भी आप ये वैल्यूज दे सकते हैं। AW01N, ये इसमें आप डायरेक्ट आपको आप उस स्क्रीन के ऊपर ले जहाँ पे आपकी एसेट की वैल्यू आपने पोस्ट की भी। ठीक है जी, इधर से वापस चले जाते हैं। हमने एसेट का मास्टर डेटा बना लिया, उसकी वैल्यू पोस्ट कर ली। अब इसकी कुछ ट्रांजेक्शन हम करेंगे। एसेट ट्रांसफर, समटाइम हम एसेट को, एक एसेट की वैल्यू को दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे हमने कोई गाड़ी, हमारी कोई गाड़ी है, उस गाड़ी के लिए हमने कोई एसेट परचेज किया, लाइक उसके व्हील परचेज किए, या उसकी कोई मीन्स कि उसका कोई पार्ट परचेज किया, तो उस पार्ट का भी हमने एसेट बना लिया। जैसे अभी अभी 20,000 का एक एसेट है, वो हम सपोज करें कि वो पार्ट है,
उसको हमने ट्रांसफर करना है मेन एसेट के अंदर। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो एसेट की वैल्यू ट्रांसफर होगी विद इन द कंपनी कोड। टी कोड यूज करेंगे ABUMN। इसमें हम रजिस्टर भी ओपन कर लिया एसेट का। ये देखिए, ये हमारी सारी समरी है। अब एसेट नंबर 3, ये वाला जो 2 है, 1002, इस एसेट की वैल्यू को मैं उठा के फर्स्ट एसेट में पोस्ट करना चाहता हूँ। यानी कि 20,000 की वैल्यू मैं यहाँ से लेके 100,000 के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो टी कोड यूज हो रहा है ABUMN। ये एसेट है जिसकी वैल्यू को हमने मूव करना है। किस डेट में करना है? जो कि 1 अगस्त में परचेज किया, तो अगस्त के बाद, 1 अगस्त के बाद की कोई डेट लेंगे, 31 अगस्त ले लेते हैं। और यहाँ पे मेन एसेट आएगा जिसके अंदर देख रहे हैं, इस पे आ रहा है ट्रांसफर टू, कि किस एसेट में ट्रांसफर हो रही है, वो फर्स्ट वाला एसेट आ जाएगा। उसको भी यहाँ देख लेते हैं, ये फर्स्ट वाला एसेट, इसको क्लिक कर लिया। और इसके बाद आपने ट्रांसफर, पार्शियल ट्रांसफर में आना है यहाँ पे। अगर आप पार्शियली ट्रांसफर करना चाहें, पूरा पार्ट नहीं करना चाहें, तो भी आप कर सकते हैं। अगर उसको फुल ट्रांसफर करनी है आपने, तो पूरी अमाउंट लिख देंगे। करंट ईयर एक्विजिशन का चेक लगाएंगे क्योंकि हमारे इस साल का एसेट है ये। और इसको अभी एक काम आप कर लें, टी कोड FBN1 यूज करें, FBN1। अदरवाइज सिस्टम आपको यहाँ पे एरर देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी आप इसको डिस्प्ले करें। ओके, ठीक है। ये हमने एसेट परचेज किया 1 सितंबर में, तो इसकी डेट 30 सितंबर रखेंगे। क्योंकि जिस जब हमने एसेट परचेज किया उसके बाद की कोई डेट में सेल होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। वो एसेट नंबर 2 जो है वो है, एसेट नंबर जो 2 है वो है 1 अगस्त में परचेज किया। ये जो थर्ड वाला, ये 1 सितंबर में है। तो जाहिर है 1 सितंबर के बाद में बाद की किसी डेट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। आप इसको सिमुलेट करें। अब ये सिस्टम ने आपकी वैल्यू दिखाई कि 1 मंथ की डेप्रिसिएशन को सिस्टम ने कैलकुलेट किया, बाकी वैल्यू सारी की सारी ट्रांसफर हो रही है। अब यहाँ पे सिस्टम हमें एक एरर देगा। अच्छा, एरर दिया, उसे पोस्ट कर दिया क्योंकि उसकी नंबर असाइंड हुई हुई है, AA की डॉक्यूमेंट आई। खैर, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब एसेट की वैल्यू को हम देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इस एसेट की वैल्यू यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी और 100,000 के अंदर चली जाएगी। दोबारा एग्जीक्यूट करें तो देखें, थर्ड एसेट डिसअपियर हो गया और उसकी वैल्यू फर्स्ट एसेट में चलेगी। अगर आप फर्स्ट एसेट को डबल क्लिक करते हैं तो उसमें वो वैल्यू सिस्टम दिखाएगा। 30 सितंबर को ये वैल्यू आई, ये देखें। 30 सितंबर को 20,000 की वैल्यू इसके अंदर पोस्ट हुई है। उससे पहले उसकी अपनी वैल्यू 100,000 थी। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 120,000 पोस्टेड वैल्यूज में आए। और इसकी सिस्टम वैल्यू देखें, फोर्थ पीरियड से, यानी कि सितंबर के बाद, 30 सितंबर के बाद अक्टूबर का मंथ है। अक्टूबर से ऑनवर्ड सिस्टम ने उसकी डेप्रिसिएशन को बढ़ा दिया क्योंकि उस वक्त उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ठीक है। अब ये वाला एसेट जो है, ये एक इंडिविजुअल एसेट है, इसको हम सेल करेंगे। एसेट की जब सेल होती है तो एसेट की सेल या तो लॉस पे होगी या गेन पे होगी। अब ये 50,000 का एसेट है, इसको अगर हम 50,000 से ज्यादा अमाउंट पे सेल करेंगे तो गेन का GL हिट होगा, अगर कम पे करेंगे तो लॉस का GL हिट होगा। इसके लिए टी कोड यूज करेंगे, ABAON। ABAON। अब एसेट नंबर 1 है, इसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये हमारा एसेट नंबर, ये वाला। और हमने इसको मूव करना है 31 अगस्त में, यानी कि सेल करना है 31 में। यहाँ पे अमाउंट आप एंटर कर दें, सपोज 50,000 कैसे, तो 60,000 पे हम सेल करें। पार्शियल ट्रांसफर रिटायरमेंट में है, यहाँ पे करंट ईयर का चेक लगाएं और इसको सिमुलेट करें एक दफा। तो ये देखिए, सिस्टम गेन का GL हिट कर रहा है, मीन्स कि हमें 10,000 का गेन हो रहा है ऑलमोस्ट। अगर इसकी वैल्यू हम 60 से कम कर देते हैं, सपोज अब यहाँ पे है, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 35,000, कि 35,000 में सेल हुआ। तो आप इसको सिमुलेट करें। तो अब ये लॉस का GL हिट हो रहा है, इट्स मीन कि ज्यादा अमाउंट पे होगा तो गेन का GL हिट होगा, कम पे होगा तो लॉस का GL हिट होगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ इसी लॉस के साथ। आप एसेट रजिस्टर में वापस आके दोबारा इसको रिफ्रेश करके देख लें। सेकेंड एसेट भी रिमूव डिसअपियर हो गया।
अब सारी वैल्यू हमारी एक ही एसेट के अंदर मौजूद है। उसके अलावा बाकी एसेट्स यहाँ से हमने ट्रांसफर कर दिए या उनको सेल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको अलग से भी एसेट निकाल के दिखा देता हूँ। AW01N, अगर आप एसेट नंबर 1 की वैल्यू देखना चाहें उसके साथ क्या हुआ, तो ये देखिए 50,000 का एसेट हमने परचेज किया था 1 अगस्त में, और उतनी ही अमाउंट को हमने सेल कर दिया 31 अगस्त में। एक्चुअल में हमारा 35,000 पे सेल हुआ था, तो ये 14,000 समथिंग का हमें लॉस हुआ है, क्योंकि 50,000 उसकी करंट वैल्यू थी, हमें उसको 35,000 पे सेल करना पड़ा, जिसकी वजह से 10,000 का लॉस हो गया। और इसी तरह से अगर एसेट नंबर 1 की आप जीरो यानी फर्स्ट वाला एसेट देखते हैं, तो उसमें देखिए 120,000 का एसेट उसकी वैल्यू पड़ी है। उसकी अपनी वैल्यू थी 100,000, जो कि 1 जुलाई को हमने परचेज किया। फिर 30 सितंबर में उसमें 20,000 की एक और ट्रांजेक्शन आ गई, जो कि हमने अभी एक एसेट ट्रांसफर किया था, उसकी वैल्यू 120,000 होगी। और जो लास्ट का एसेट है 10002 वाला, उसके अंदर 20,000 एसेट की वैल्यू थी, वही हमने ट्रांसफर कर दी 30 सितंबर को, जो कि मेन एसेट में चली गई थी। ठीक है, अब ये एक ही एसेट पड़ा। और हमारी जो लास्ट की एक्टिविटी है वो डेप्रिसिएशन रन की एक्टिविटी है। ABUMN से ट्रांसफर, हमने एसेट ट्रांसफर किया AW01N से। एसेट की वैल्यू को हम व्यू करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन को व्यू करते हैं। एक टी कोड में यहाँ पे और लिख देता हूँ। ABAON, और AR101 से हम रजिस्टर देते हैं। और लास्ट का टी कोड है AFAB। इसमें सिस्टम AFAB, इसमें डॉक्यूमेंट टाइप भी होती है, वो मैं अभी आपको उसका मैसेज जब आएगा तो मैं दिखाऊंगा। डेप्रिसिएशन रन जो है वो मंथली बेसिस पे एग्जीक्यूट होता है। हमें फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट करना है इसको। लिस्ट ऑफ एसेट का चेक लगाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अभी टेस्ट रन पे एग्जीक्यूट करेंगे। यस करेंगे। नंबर रेंज 5, मैंने जो आपको एरर कहता वो सिस्टम दे रहा है हमें। FBN1 में आके PAK1 इंटरवल प्लस का साइन क्लिक करेंगे, 05 का कोड 2026 के 050 से लेके 059 तक। अब वापस आके दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए सिस्टम ने डेप्रिसिएशन को प्लान कर दिया। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर में मैसेज आ गया कि अब कोई एरर नहीं। एक स्टेप बैक जाएंगे, टेस्ट रन को अनचेक करेंगे। अब ये इसकी एग्जीक्यूशन ही होनी है इधर से ऑटोमेटिकली, प्रोग्राम में जाके एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड। उसके बाद अब यहाँ से आउटपुट डिवाइस कोई भी सिलेक्ट कर लें जो यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये फर्स्ट वाला ले लें और इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करें, इमीडिएट सेव। अब ये मैसेज आ गया कि बैकग्राउंड जॉब वॉज शेड्यूल्ड, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आप इसकी वैल्यू देखें, यहाँ पे डबल क्लिक करें और पोस्टेड वैल्यू में जाए, तो ये देखिए फर्स्ट पीरियड का डेप्रिसिएशन रन चल गया है, जिसकी वजह से ये ग्रीन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मंथली बेसिस पे एग्जीक्यूट होता है। अभी हम सेकंड पीरियड का चलाएंगे, टेस्ट रन पे चलाएंगे। यस किया। ठीक है, अब ये अगेन डेप्रिसिएशन चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको भी चेक, टेस्ट रन को अनचेक करके प्रोग्राम में जाके बैकग्राउंड में चलाएंगे और इधर क्लिक किया, इमीडिएट सेव, ये भी एग्जीक्यूशन होगी। अगेन इसी टी कोड में आएंगे वापस, दोबारा डबल क्लिक करें
और पोस्टेड वैल्यूज में जाए, तो अब ये देखिए दूसरा पीरियड जो सेकंड वाला था वो भी ग्रीन हो गया। इस तरह से डेप्रिसिएशन हमारी एग्जीक्यूट होती जाएगी। जी कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो? ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज का। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो। सर आपने डेप्रिसिएशन मेथड सिस्टम को बताया कि रिड्यूसिंग बैलेंस लगाना है। ये देखिए जो डेप्रिसिएशन कीज होती है ना उसके ऊपर सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। हम जब डेप्रिसिएशन एसेट क्लास बना के उसको डेप्रिसिएशन की असाइन किए, तो ये सारी सेटिंग उसके अंदर मौजूद होती है कि WDV मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है, परसेंटेज कितनी रखनी है, ये सारी डेप्रिसिएशन की के अंदर असाइन होती है। हमने इसको DG20 की पर डेप्रिसिएशन की असाइन की। और दूसरा, सर हमने आपने बताया था कि पोस्टिंग उस पीरियड में होती है जो हमने पीरियड ओपन किया होता है। तो आपने 1 जुलाई को भी एक्विजिशन पोस्ट की है, तो वो कैसे पोस्ट हुई है, मतलब समय उसमें। मैंने आपके सामने पीरियड ओपन किया, आपने नोट नहीं किया? OB52 से जाके मैंने आपके सामने ओ, पीरियड ओपन किया। मुझे सिस्टम ने एरर दिया था कि पीरियड ओपन नहीं है आपका। सिस्टम ने अभी मुझे आपके सामने एरर दिया है। मैंने उसको OB52 में जाके, मैं आपको भी स्क्रीन दिखाता हूँ। मैंने अभी इसको टेस्ट पर्पस के लिए, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको पीरियड को ओपन किया। वैसे तो नॉर्मली प्रीवियस पीरियड क्लोज होते हैं। OB52 में जाके मैंने अपने वेरिएंट को कॉल किया, PA के 1 को। और उसके अंदर ये देखिए सबको मैंने 1 कर दिया, ये वाला फर्स्ट कॉलम। ये सारों में यहाँ पे 7 आ रहा था कि 7 to 8 मीन्स के जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स ओपन थे। लेकिन मैंने इसको यहाँ से 1 से ऑनवर्ड कर दिया, मीन्स के 1 मीन्स की जुलाई भी मैंने ओपन कर दी। जुलाई अगस्त सितंबर तीनों ओपन हो गए। इसी वजह से तो सिस्टम ने मुझे उन पीरियड्स में जाके पोस्टिंग के लिए अलाउ किया। जी ठीक है। और सर एक टर्म होती है फिक्स एसेट स्केड्यूल, तो वो भी यही होता है फिक्स एसेट रजिस्टर जो दिखा रहे थे आप। किस चीज़ की? सर फिक्स एसेट रजिस्टर होता है और एक स्केड्यूल होता है, तो अभी आपने रजिस्टर दिखाया था, स्केड्यूल भी उसे ही कहते हैं या कोई और देखिए डिफरेंट चीज़ स्केड्यूल होता का है। मतलब क्या होता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन की जो प्लानिंग हुई है वो किस तरह से हुई है। तो एसेट रजिस्टर के अंदर ही जाके हम किसी भी एसेट को क्लिक करते हैं तो उसका स्केड्यूल ही दिखाता है हमें सिस्टम, कि इसकी वर्किंग सारी किस तरह, इसकी वैल्यू कितनी हुई, कितनी पोस्ट हुई थी। उसकी बेस पे सिस्टम ने उसका प्लान, जो डेप्रिसिएशन था उसको किस तरह से स्केड्यूल किया। फिर उसमें से अगर डेप्रिसिएशन रन कोई चल चुका है तो उसमें से कितने चल चुके हैं वो भी आपको सिस्टम उसका बताएगा, कि फर्स्ट पीरियड चल गया, सेकंड पीरियड पीरियड चल गया। जैसे मैंने आपको अभी डिस्प्ले करके दिखाया, ये स्केड्यूल ये सारा देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरे साल की उसकी बन रही है। अगर आप यहीं से डिस्प्ले कर दें कि पूरे साल की उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी बन रही और वो लेस लेस होने के बाद नेट बुक वैल्यू इतनी बनेगी साल कंप्लीट होने के बाद, ये पूरा सिस्टम ने आपको प्लान करके बता दिया। मजीद इसके अंदर जब आप आएंगे पोस्टेड वैल्यूज में आएंगे, तो उसमें पूरे सिस्टम पूरे ईयर की डेप्रिसिएशन आपको बता रहा है कि किस किस मंथ में कितनी कितनी होगी। पूरा स्केड्यूल दे रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए ठीक है, अभी हम सेशन क्लोज कर